देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अभय, जो लोग खून पसीना बहा के खेती करेंगे उनकी सहमति का कोई मूल्य नहीं है। जबरदस्ती उनके कंधे पर प्याज चढ़ा देना है। अगर ताकत ज्यादा है तो क्या हमेशा उन्हें तकलीफ देनी है? यही तो समाज का नियम है भैया। जोर जिसका, विजय लक्ष्मी उसकी। भाभी, इस महल के अंदर क्या है बताइए तो? यहाँ सिर्फ कुसंस्कार और झूठी बदनामी है। पति मर जाने के बाद उनकी पत्नियों को जीवित जला के मार दिया जाता है, नहीं तो काशी में जाना पड़ता है। और जिनका भाग्य अच्छा होता है वो लोग सारी जिंदगी सास ससुर पति की सेवा जतन करते करते मर जाती हैं। भाभी, इस कुसंस्कार ने आप लोगों की चेतना और बुद्धि को बिल्कुल अपाहिज बना दिया है। राम मोहन रॉय ने शुरू में ही इस बीमारी को समझ लिया था। इस बीमारी की एकमात्र दवाई क्या है पता है? शिक्षा। मैंने तय किया है कि मैं रानी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी? लोग क्या कहेंगे? जिससे लोग तुम लोगों को कुछ ना कह पाए, इसीलिए तो मोखिमपुर लेकर जा रहा हूं। रानी, तुम्हें और भाभी को मैं पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। सिर्फ हिंदी नहीं, अंग्रेजी भी सिखाऊंगा। तुम्हारे भैया ने मुझे अक्षर पहचाना सिखाया था, याद है तुम्हें? और तब से बचपन में सुना था कि लड़कियां पढ़ना लिखना सीखने से विधवा हो जाती हैं। तब नहीं मानती थी, लेकिन उसके बाद समझ आया ये बात बहुत सच है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे पढ़ने लिखने के लिए मत कहिए ना। भाभी, क्यों अपने दिमाग के अंदर इस तरह से कुसंस्कार पाल रखे हैं? ये सब आप लोगों की भूल है। आपको पता है भाभी, प्राचीन काल से हमारे देश में कई सारी महान नारियों ने जन्म लिया है। वो लोग शिक्षा और बुद्धि से पुरुषों के समान थी, लेकिन उनके पतियों की अकाल मृत्यु नहीं हुई थी। भाभी, आपने खाना का नाम सुना है या फिर जाने दीजिए। भाभी, मैं प्रमाण कर देना चाहता हूं, अगर लड़कियां पढ़ना लिखना सीखे तो उनके पति स्वस्थ रहकर जीवित रह सकते हैं। और ये बात रानी के द्वारा ही प्रमाण करना चाहता हूं। ओ दीदी, एक बार मुखिमपुर चलो, फिर दिखाता हूं। पढ़ना लिखना सिखा के बिल्कुल पंडित बना दूंगा। अंग्रेजी मेम साहब की तरह अंग्रेजी बोलेगी। रघुवीर, आप देखना भगवान, मुझे ये पढ़ाई लिखाई ना करनी पड़े। आप देखना। अभय, अभय, तेरी बात सही निकली बेटा। सब जा रहे हैं यहाँ से, रास्ते का कांटा हट गया है। उफ, इतने दिनों बाद भगवान ने हमारी सुन ली। मैं तो चाहती हूँ थोड़े झूठ मूठ के आंसू बहा कर आती हूँ, नहीं तो लोग बातें करेंगे। तू भी आजा, आजा। क्या कर रहा है? हाँ, लड़कियों जैसे क्यों दोबारा? ठीक से दबा।
इतने दिनों बाद रास्ते का कांटा जा रहा है। अभी मेरा राज चलेगा, सब कुछ बदलना होगा। दास वंश नए सिरे से तैयार होगा मेरे हिसाब से। अब शुरू होगा अभय चंद्र का खेल। ये क्या छोटी चाची, आप रो क्यों रही हैं? क्यों रो रही हो ये तू पूछ रहा है? अरे मेरे दिल के अंदर कितना तूफान आ रहा है, तुझे कैसे समझाऊं? बुरा मत मानना। अरे चाहे जो भी उंगली कट जाए, दर्द तो होना ही है ना बेटा। चाची आप इस तरह मत रोइए, जो होना है वो तो होगा ही। और इसके अलावा मैं आप लोगों की जैसा सोचता नहीं हूं। अभय समाज के दस्तूर को मान के चलता है, मैं तो समाज के दस्तूर को नहीं मानता। इसीलिए अभय बनेगा इस दास वंश का योग्य उत्तराधिकारी। चाची मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, माँ का थोड़ा ध्यान रखना। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता, इसीलिए जाने के समय उनसे मिलके नहीं जा रहा हूँ। चलता हूँ। चंदर, चंदर, जाने से पहले एक बात बता, किस पर अभिमान करके जा रहा है? मुझ पर? नहीं दादी, अभिमान नहीं, विरोध। विरोध आप लोगों की रीति नीति का है। विरोध लड़कियों के चुप रहने का है, अन्याय अविचार को मान लेने का है। मेरा ये विरोध अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जगह दे तो ही मंगल होगा। दादी अपना ध्यान रखना और माँ का भी ध्यान रखना। चंदर, क्या क्या किया ये तूने अभय? बड़े भैया को रोक नहीं सका तू? बुरा मत मानना बुआ जी, इस परिवार में उस बड़ी बहू ने आग लगाई है और उसकी साथी है छोटी बहू। चलो ये तो उसका भाई है। अच्छा वो तो चंदर को रोक सकती थी ना, उसने आराम से मान लिया चंदर का इस घर का त्याग करना। असल में अपने पति के साथ अलग रहना चाहती थी। अरे ओ बड़ी बहू, मैं कह रही हूँ तुम कैसी औरत हो? हाँ, अपने घर परिवार को तोड़कर जा रही हो। परिवार के लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बड़े बेटे को तो खा लिया, अभी छोटे बेटे को भी माँ से दूर कर रही है। अरे तुम्हारे अंदर कुछ लाज शर्म है कि नहीं? तुम जी क्यों रही हो? गले में डालने के लिए रस्सी नहीं मिली? माफ कीजिएगा छोटी चाची, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। दीदी ने इस परिवार को नहीं तोड़ा, इस परिवार को तोड़ा है छोटे देवर जी ने। और इन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बातें सुननी पड़ी दीदी को। ये कैसा न्याय है? चुप हो जाओ। न्याय? हाँ, अब तुम मुझे न्याय सिखाओगी छोटी बहू? पति ने प्यार से सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए बड़ों के सामने मुंह चलाने लग गई हो? अरे अभी तक तो इस परिवार को एक बेटा नहीं दे पाई और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। जिस दिन इस घर को वंश दोगी ना, उस दिन के बाद हमारे सर पर बैठ जाना। चल यहाँ से, चल।
मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था दादी माँ। चाचा जी ने मुझे यहाँ व्यापार का काम करने के लिए बुलाया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। नहीं तो मैं किसी महल के कोने में पड़ा हुआ था। इस तरह बुला के मेरा अपमान करवाने से छोटी बहू सुनो, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। बात बढ़ाने से बात बढ़ती है, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। जाओ कमरे में जाओ। हाँ वही जा रही हूँ बुआ जी, जा रही हूँ। झगड़ा तो सिर्फ हम ही करते हैं ना, हम लोग ही गलत हैं। हमारे अंदर मान सम्मान कुछ है ही नहीं। चल चल अभय, चल चल तू अंदर चल। चंदर, चंदर बेटा, बस बेटा बस बस, संभल के जाना। हो सके तो मुझे और माँ को माफ कर देना। चंदर, बस छोटी बहू, बस। भगवान करे जितनी जल्दी हो सके तुम लोग चंदर के साथ घर वापस लौट सको। वापस तो लौटना ही पड़ेगा दादी माँ। उनको इस घर में वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पिताजी के पास उनको रहना ही पड़ेगा, वरना इस परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। बाहर की दुनिया तो कितनी सुंदर है ना छोटी बहू। हाँ, कैसे हरे हरे खेत है, मैदान है। मैं तो बिल्कुल छोटी थी तब ससुराल में आई थी, उसके बाद और कभी भी बाहर नहीं निकली। इस दुनिया में कितनी हवा, पानी, प्रकाश है ना, बता। ओ बहू, देवर जी को बोलना पालकी नीचे उतारने के लिए। मुझे थोड़ा आसपास का दृश्य देखना है। आपको दृश्य देखना है? रुकिए, मैं उनको बोलती हूँ। सुनते हैं दीदी, दृश्य देखना चाहती हैं। पालकी को नीचे उतारने के लिए कहिए ना। पालकी नीचे उतारो। जरा वो दृश्य तो देखो देवर जी, वहाँ क्या है? भाभी, वो सब नील की खेती है। आपके ससुराल के लोग सिर्फ बांस का निर्यात नहीं करते हैं, नील का भी करते हैं, और वो नील यहीं से आती है। भाभी, विदेश में नील की बहुत मांग बढ़ी है। सिर्फ कपड़े में ही नहीं, चीन की मिट्टी के बने सामान में भी नील का उपयोग किया जाता है, और ये सब नील की खेती है। हम लोग नील का निर्यात करके बहुत पैसा कमाते हैं। तब तो ये नील का खेत हमारी लक्ष्मी है ना?
लेकिन नील तो कोई खा नहीं पाता है दीदी। सिर्फ पैसों से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए चावल चाहिए। हर जगह तो नील की खेती है, कहीं धान की खेती तो दिख ही नहीं रही। फिर लोग खाएंगे क्या? पिताजी कहते थे धान लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए भाभी, देखिए आपकी छोटी बहन कितनी बातें सीख गई है। पढ़ाई लिखाई बिना सीखे ही अगर ऐसी बातें करने लगी तो पढ़ाई लिखाई सीखने के बाद क्या ही करेगी। देखा दीदी आपने, ये फिर से वही पढ़ने लिखने की बातें कर रहे हैं। देख लिया तुम लोगों ने। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। दीदी, ओह दीदी, क्या हुआ आपको? दीदी बताइए तो सही। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ इन्हें? सरदार! ओह दीदी! सरदार! दीदी! सरदार, देखो आसपास कोई बस्ती है क्या? जल्दी से किसी वैद्य को बुला लाओ, जल्दी जाओ। ठीक। आप लोग नमस्ते, मैं प्रीतराम दास का बेटा राजचंद्र दास हूँ। कलकत्ता से आ रहा हूँ। हमारा स्थल मोखिमपुर है, साथ में मेरी पत्नी और भाभी है। लेकिन अचानक से भाभी बीमार पड़ गई है, अगर थोड़ी सहायता करते तो। आपकी भाभी कहाँ है? आइए आइए मेरे साथ आइए। आपकी भाभी की जो हालत है वो कहीं नहीं जा पाएंगी, उन्हें यहीं रहने दीजिए। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि अड्डे से बचा के चले। आप लोग कुछ खा पी लीजिए, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। बुरा मत मानिएगा। महाशय का परिचय? मैं जमींदार गंगाराम चौधरी हूँ। मेरा इलाका पास में ही है, हजरतपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी, व्यवस्था की जा रही है, थोड़ा इंतजार करना होगा। दर्द थोड़ी देर में कम हो जाएगा, तुम लोग इतना परेशान मत होना। आप ज्यादा बात मत कीजिए, दर्द बढ़ जाएगा। आपको जो करना है जल्दी कीजिए। हाँ मैं देखता हूँ। दीदी, दीदी, ओ दीदी, अभी कैसा लग रहा है आपको? दर्द थोड़ा कम हुआ है क्या आपका? आप धीरे धीरे उठिए, उठिए तो। उठ जाइए धीरे धीरे। हाँ पहले बैठ जाइए। उठिए दीदी, आराम से धीरे धीरे। हाँ आराम से दीदी, आराम से। आइए दीदी, आइए दीदी, आइए, संभल के आइए। धीरे धीरे चलिए। यहाँ पर बैठिए, आराम से बैठिएगा। हाँ बैठिए दीदी। बहू मैं ठीक हूँ अभी, तू जाकर वहाँ देख। रानी, पहले भाभी को कुछ खाने के लिए दो। खाली पेट रास्ते में चलते चलते शायद तबीयत बिगड़ गई है। शरीर का क्या दोष, दिन रात सिर्फ उपवास ही उपवास। भाभी मेहरबानी करके पहले कुछ खा लीजिए, नहीं तो पेट का दर्द कम नहीं होगा। छोटी बहू, तो देवर जी को बता कि मैं विधवा महिला हूँ। रास्ते में चलते चलते मुझे कुछ खाना नहीं चाहिए, तो उन लोगों को जाकर खिला दे। जा। लेकिन दीदी... कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं जो कह रही हूँ वही कर। जा। सबको प्रसाद मिलेगा, तो फिर क्या इस आदमी को प्रसाद नहीं मिलेगा? माँ जननी, सब लोगों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कभी हो सकता है?
ये तो अद्भुत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ घर पे भोजन बनाती है वैसा स्वाद आ रहा है। आज से ही आप मेरी माँ हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? दास महाशय, आपकी पत्नी के हाथ का बना हुआ प्रसाद खाकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बिल्कुल इनके जैसे ही रूप था उनका। खुद नहीं खाके और तो और हमें भी नहीं खिला के पहले गांव वाले लोगों को खिलाती थी। अगर अनुमति दें तो आपकी पत्नी को मैं रानी माँ कहकर बुला सकता हूँ? इसमें मेरी अनुमति की क्या जरूरत है? ये तो माँ और बेटे की बात है। गंगाराम महाशय, आपके इस उपकार की बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और आप लोगों की इस आदर सत्कार की बात मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। भाभी अब स्वस्थ महसूस कर रही हैं। अभी हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। माँ, अगर कोई संतान अपनी माँ को उपहार देना चाहे, क्या माँ उसे ग्रहण करेगी? माँ अपने संतान को कभी वापस भेजती है? संतान को तकलीफ हो सकती है ना। तो फिर बताइए माँ, आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए ये बड़ा बेटा आपके पैरों में लाकर रख देगा। पैरों में नहीं, आने के समय तो रघुवीर शीला नहीं ले आ पाई। अगर रघुवीर जी की एक मूर्ति मिल जाती तो अच्छा रहता। पालकी तैयार है। माँ और बेटे की बात अगर खत्म हो गई हो तो चले। अब मैं चलती हूँ। ऐसी करुणामयी माँ का स्नेह, दया, करुणा कितने सालों से नहीं मिली है। आपने मेरी सारी आकांक्षाएं मिटा दी है माँ। ओ दीदी, आप तो कभी भी यहाँ नहीं आई हैं। कितनी सुंदर जगह है ये, है ना? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था इन आंखों से बाहर की दुनिया, गांव, तालुका ये सब कुछ देख पाऊंगी। ये तुम दोनों की वजह से संभव हुआ है। भाभी, अभी मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वाह रे, नहीं बोलूंगी। किस विधवा के भाग्य में ऐसा देवर और ऐसी देवरानी मिलती है? तुम लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं तो भगवान देवताओं को प्रणाम करते समय तुम लोगों के बारे में ही सोचती हूँ। रानी, तुम भाभी को लेकर अंदर जाओ। अगर यहाँ रहेंगी तो ऐसी ही बातें करती रहेंगी। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वाह रे, अब तबीयत को क्या हुआ है? मैंने तुम दोनों से तभी कहा था ना, मुझे पेट का दर्द बहुत सालों से है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। दोष मेरा ही है। जान बाजार के घर में मैं काफी व्यस्त रहता था, इसलिए अच्छे वैद्य से जांच नहीं करवा पाया। लेकिन यहाँ एक अच्छे वैद्य हैं। मैं सोच रहा हूँ उन्हें एक बार बुला लूं। आप हकीम वैद्य की बातें और मत कीजिए। दीदी को कष्ट मत दीजिए, वो लोग सिर्फ कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ओ दीदी, आप अंदर चलिए तो जाके आराम कर लीजिएगा। वाह रे, बहू की बात तो सुनो। अभी क्या सोने का समय है? अगर ये बात घर के लोगों को पता चली ना तो मुझे झाड़ू से मारेंगे, समझी? विधवा औरतें कभी इस समय सोती है क्या? तेरी बात सुनने से मुझे हंसी आती है। पता नहीं हमारे देश में कब लड़कियों पर अत्याचार खत्म होगा। भाभी, कम से कम और खुद को कष्ट मत दीजिए।
उस घर में तो आराम ही नहीं करती थी, कम से कम यहाँ तो थोड़ा आराम कीजिए। देवर जी, लड़कियों के आशीर्वाद में कितना जोर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जीवन में आकर थोड़ा सा भी पुण्य कमाया है तो उस पुण्य का फल तुम दोनों को मिले। मैं बहू को आशीर्वाद देती हूँ, तेरी गोद में जल्द ही बेटा आए। मुझे छोड़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये घर इतने दिनों से बंद था, मैं जाती हूँ आसपास घूम के आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर देती हूँ। क्या करना पड़ेगा बताइए तो। क्या बात है, इतना सुख मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। अरे देखो तो, ये लड़की मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही है। तू अभी जा, जल्दी से देवर जी के पास जा, मुझे लग रहा है मेरा आशीर्वाद बेकार ही जाएगा। ओ दीदी, वो तो अभी बाहर है, आप कुछ भी बोलती हैं। भाभी, मेरे अत्तर का बक्सा नहीं दिख रहा है। इनको बोल दीजिए, उसे ही सबसे पहले भरा गया था। ओह, लेकिन दिखाई नहीं दिया। ठीक है, मैं जाके ढूंढता हूँ। क्या रे, तुझे समझ में नहीं आ रहा? देवर जी तुझे बुलाने आए थे, यह समझ के भी ना समझने का नाटक कर रही है। भाभी, मैं सोच रहा था कि बगुला का शिकार करने जाऊं, फिर रात को बगुला का मांस भून के खा सकते हैं। ओह दीदी, इनको मना कीजिए। ऐसे कोई पक्षी को मारता है क्या? उन्होंने क्या गलती की है? इसमें दोष की क्या बात है भाभी? अच्छा, अपने खुशियों के लिए अगर कोई पक्षी का शिकार करता है तो उसमें नुकसान क्या है? आप इनको मना कीजिए दीदी, हम जनार्दन जी के भक्त हैं। भाभी, खुद तो रघुवीर रघुवीर करती रहती है, जरा इससे पूछिए तो। रघुवीर जी तो राजा थे, क्या वो पक्षी का शिकार नहीं करते थे? मुझे माफ कर दो देवर जी, तुम दोनों बहस कर रहे हो, इसमें मुझे क्यों खींच रहे हो बिना किसी कारण के, बताओ तो। छोटे मालिक, साहब के बंगले से खबर आई है, साहब आए हैं, वो बाहर ही खड़े हैं। अच्छा ठीक है, मार्टिन साहब आ रहे हैं ना? अच्छा, तुम बाहर बैठ के व्यवस्था करो, मैं आता हूँ। जी मालिक। भाभी, इस बहस का परिणाम बाद में निकलेगा। मार्टिन साहब आ रहे हैं, वहीं यहाँ के नीलकर साहब हैं, यहाँ की सारी जमीनों पर वो नील की खेती करवाते हैं, लेकिन वो आदमी थोड़े अलग किस्म के हैं। लेकिन मुंह पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना, मैं चलता हूँ। अच्छा दीदी, अगर ये उस साहब को पसंद ही नहीं करते तो फिर उनको आने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं बता रहे, इस बारे में तो रात को देवर जी से पूछ लेना। वेलकम मिस्टर मार्टिन, वेलकम वेलकम। हेलो चंदर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फैंटास्टिक, थैंक यू, प्लीज कम। थैंक यू। नाइस, आप आए हैं सुन के मैं जल्दी यहाँ चला आया। थैंक यू। ओह, टी देख रहा हूँ आप भी टी पीते हैं। हाँ, ये आदत तो आप लोगों की वजह से पड़ी है। तो कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं? मैंने तय किया है
कि अब से यहीं रहूंगा। और खेती की क्या खबर है? आप लोगों के यहाँ जितनी जमीन है उसमें तो नील की खेती हो रही है। राय के किसान क्या कर रहे हैं? नील की खेती कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? उसमें प्रॉफिट ज्यादा है और उसके सिवा एडवांस भी मिल रहा है। एडवांस? आशा करता हूं कि अगर किसान को शुरू में ही कुछ पैसे मिल जाए तो उनके लिए उपकारी होगा। किसानों को समझाना होगा कि कौन सी फसलें प्रॉफिट देती हैं। लीजिए। थैंक यू। वेलकम। आप लोगों के देश में उद्योग क्रांति के बाद से नील की मांग काफी बढ़ी है। सुना है मैनचेस्टर और शेफील्ड में कपड़े का उत्पादन बढ़ा है और उन वस्त्रों को रंगने के लिए नील की मांग भी बढ़ी है। इसलिए मैंने तय किया है कि इस साल नील की निर्यात और बढ़ाएंगे। अच्छा बताइए तो, नील का उत्पादन और कितना किया जा सकता है? कितना चाहिए चंदर? मैं पास के विलेज मानिकपुर में हूं। आप हिसाब करके मुझे बता दीजिए। इसके अलावा हमने एक नया सिपाही रखा है। सिपाही? क्यों, बताइए तो। फॉर माई प्रोटेक्शन, मेरी रक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए? आपको क्या खतरा है? खतरा नहीं, फियर। आई मीन डर। चारों तरफ डाकू घूम रहे हैं। इसके अलावा पहले जब आप आए थे आपको डाकू लोगों ने पकड़ लिया था, याद है? आपकी वाइफ ने आपकी रक्षा की थी, राइट? हाँ सही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप तो उस समय मोखीमपुर में थे ही नहीं, आप उस समय हजरतपुर में थे। क्या सही है ना? ओह यस, यूर राइट। वो बात जाने दीजिए। आते समय तालुका के जमींदार के साथ मेरी मुलाकात हुई, गंगाराम चौधरी महाशय। बहुत परोपकारी इंसान है। उसके साथ मुलाकात हुई थी? गंगाराम चौधरी महाशय। गंगाराम। गंगा डाकू। डाकू? यस, उसी को तो मैंने अपना सिपाही रखा है। हजरतपुर के जमींदार वहां रहते ही नहीं है, वो डाकू वहां रहता है। वो कई तरह के भेष बदलना जानता है। I mean disguised, you know, बहुरूपिया। बहरूपिया? इसका मतलब वो जमींदार नहीं है? छोटी बहू, ये क्या गोरे साहब है? तूने इससे पहले इन साहब को देखा है? नहीं, हमारे गांव में कभी साहब नहीं आए हैं। मैंने देवर जी से सिर्फ उनका नाम सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं था। कितना गोरा चिट्टा रंग है ना इनका, क्या इसीलिए इन्हें गोरा कहते हैं? अच्छा दीदी, उन्होंने कहा ना कि ये आदमी अच्छे नहीं है। वो तो बिना किसी कारण के ऐसी बातें नहीं कहते हैं। लेकिन इन्हें देख के तो ये बुरे इंसान नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि नील की खेती करते समय बुरा काम करते होंगे, इसीलिए। क्यों? बुरा काम नहीं करने से व्यापार नहीं किया जा सकता है क्या? अगर व्यापार करने के लिए बुरा काम करना हो तो व्यापार करने की क्या जरूरत? बहू, तू अब क्या व्यापार के बारे में भी बात करेगी? वो काम सिर्फ पुरुषों का है, इन सब के बारे में तू बात मत करना। मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा है, यहाँ के लोगों ने धान की खेती क्यों नहीं की है? या ये साहब जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवा रहे हैं? वो जो कर रहे हैं करने दे। तूने सुना नहीं? नील की खेती हमारे घर की लक्ष्मी है। तू देवर जी से इस बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि मैं तुझे मना कर रही हूँ। ओके दिन, मैं चलता हूँ अब। मुझे मानिकपुर जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम। आप मेरे यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। श्रीदाम। मालिक। इधर आ जाओ, अंगूठा लगाओ।
ये लो। महेश, महेश इधर आओ, इधर आओ महेश। अंगूठा लगाओ। इस साल मैं कोई अग्रिम नहीं लूंगा मुनीम जी। क्या कहा तुमने? हाँ? आजकल कान से बहुत कम सुनाई दे रहा है, फिर से बोलो। इस साल मैं अग्रिम नहीं लूंगा। मैं अपनी जमीन में धान की खेती करूंगा। धान की खेती करेगा? अगर साहब को ये बात पता चलती है ना, तो क्या होगा पता है? और क्या होना है? घर बार जला देंगे, तालाब में विष मिलाएंगे, या किसी की हत्या करवा देंगे। तो भी मैं नील की खेती नहीं करूंगा। नहीं करूंगा नील की खेती। यहां खाने को नहीं मिल रहा है, मुनाफा दिखा रहे हैं, मुनाफा। आप लोग डर दिखा के, लालच दिखा के मुझे बहका नहीं सकते, नहीं बहका सकते। बहुत उड़ रहा है, बहुत उड़ रहा है तू महेश। जान से नहीं बचेगा। जी के भी तो मर ही रहा हूं मुनीम जी। इसको जीना कहते हैं। मार्टिन साहब से मैं डरता नहीं हूं, नहीं डरता हूं मैं। जाओ मार्टिन साहब को जाकर बोल देना, अब उनका और अत्याचार हम नहीं सहने वाले हैं। अब और नहीं सहेंगे। अब तो हम उसके मुंह पर ना भी बोल सकते हैं। शाम की पूजा हो गई, अब मेरा सारा काम खत्म। अभी जा, अपने कमरे में जा। बहुत देर से देवर जी बेचैन हो रहे होंगे तेरे लिए। सब कुछ तो हो गया दीदी, लेकिन अगर रघुवीर जी की मूर्ति मिलती तो पूजा घर में रखती। रघुवीर जी के बिना मुझे सब खाली खाली सा लगता है, दिल बेचैन सा हो जाता है। उनसे मैं यहाँ की प्रजा के लिए आशीर्वाद मांगती। ओह माँ, सिर्फ भगवान के चरणों में मन लगाने से चलेगा क्या? अभी तो अपने रघुवीर जी की तरफ भी ध्यान देना होगा ना। वो तो सारा दिन घूम फिर रहा है और रानी रानी पुकार रहा है, और कितना समय उससे इंतजार करवाएगी? अभी जा, अपने कमरे में जा। रघुवीर कभी रानी रानी नहीं पुकारते, वो तो सीता मैया को बुलाते हैं। हाय रे किस्मत, जैसे तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम्हारे पति अगर तुम्हें सारा दिन सीता सीता पुकारते तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? जा तो, और बकवास करके समय मत गवा। अभी जा, अपने कमरे में जा। ओ दीदी, अभी नहीं जाऊंगी, मैं बाद में जाऊंगी। क्यों? बाद में क्यों जाएगी? तुझे हुआ क्या है बता तो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ माँ, डर क्यों लग रहा है? पति के पास जाएगी, ये तो खुशी की बात है ना। पता है कितनी लड़कियां पति की ये पुकार सुनने के लिए चातक पक्षी की तरह इंतजार करती रहती हैं। जा, मैं कह रही हूँ ना, कोई डर नहीं, जा। आप कह रही हैं, लेकिन उस कमरे में जाने पर वो मुझे पढ़ने को कहने लगे तो? तुम्हारा ये कुसंस्कार दूर करने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी। सुनो इस लड़की की बात। उफ, तो फिर क्या तू अपने पति के पास नहीं जाएगी?
मैं बहुत थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। अगर किसी को कमरे के अंदर जाना है तो अभी जाना होगा, बाद में मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। देखा तूने, देखा? अभी शांति मिली तुझे, इसीलिए कहती हूँ पुरुषों की धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कब से देवर जी तुझे बुला रहे हैं, अब और समय मत गवा। जा अभी जा, जा। दीदी मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। जा बोला ना, जा।